हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने विद्युत से परिचय लेकर के विभवांतर को समझ करके ओम के नियम को समझ लिया था। उसके बाद में ओम के नियम के बाद में हम लोगों ने प्रतिरोध के विभिन्न कारकों यानी कि जिन कारकों पर प्रतिरोध निर्भर करता है उन कारकों को भी समझ लिया था और उस आधार पर हमने एक सूत्र का निर्माण भी किया था जो R बराबर रो L बटे A था। और इन सूत्रों पर आधारित विभिन्न आंकिक प्रश्नों को हम अब तक हल कर चुके हैं। अब हमारे इस चैप्टर के हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं और अगले टॉपिक का नाम है कि हम किस प्रकार प्रतिरोधकों को अलग अलग क्रमों में संयोजित करके और उनके कुल प्रतिरोध को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिरोधकों को कुल दो प्रकार के संयोजनों में संयोजित किया जा सकता है। पहला जो संयोजन होता है उसे कहा जाता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो संयोजन होता है उसे कहा जाता है पार्श्व क्रम संयोजन। यानी कि यदि प्रतिरोधकों को हमें एक साथ जोड़ना हो, दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को हमें एक साथ जोड़ना हो तो हम उनको किन रूपों में जोड़ सकते हैं? तो या तो हम उन्हें श्रेणी के रूप में जोड़ सकते हैं यानी कि एक लाइन में एक सीरीज के रूप में जोड़ सकते हैं, या फिर उन्हें पार्श्व या फिर समांतर क्रम में भी जोड़ सकते हैं। पार्श्व क्रम और समांतर क्रम एक ही बात होती है, एक ही अर्थ के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो हम उन्हें पार्श्व क्रम कह सकते हैं या फिर हम उसे समांतर क्रम कह सकते हैं। अब सर्वप्रथम हम श्रेणी क्रम संयोजन में किस प्रकार तीन प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है उसको ध्यान से समझ लेते हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक कोई वोल्टेज स्रोत है यानी कि कोई बैटरी है जिससे एक निश्चित विभवांतर का करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। इस परिपथ में इसके अलावा एक स्विच यानी कि कुंजी है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हमने एक एमीटर का भी प्रयोग किया है जिसे हमने श्रेणी क्रम में ही लगाया है, उस लाइन में ही लगाया है जिस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हम इससे विद्युत धारा का मान प्राप्त कर सकते हैं, जो भी मान आएगा। इसके बाद तीन प्रतिरोधक है। किस चैप्टर की किसी भी वीडियो में मैंने कभी भी प्रतिरोधकों के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को नहीं बताया था। हालांकि आपको एक दिन के होमवर्क में बताया जरूर था कि आप लोगों को वो जितने भी सिंबल्स वाला जो चार्ट दिया हुआ है, जो टेबल दी हुई है, उसको आपको तैयार करना है। तो आपने हो सकता है उस टेबल को ध्यान से देखा हो तो उसमें आपको प्रतिरोधकों को किस चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं तो आपको एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा कि इस प्रकार के चिन्ह से उन्हें निरूपित किया जाता है। यहाँ पर तीन प्रतिरोध एक ही लाइन में आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं एक ही लाइन में उपस्थित प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम कहा जाता है। श्रेणी का अर्थ होता है सीरीज और सीरीज का मतलब होता है एक ही लाइन में। तो जब दो या दो से ज्यादा प्रतिरोध एक ही लाइन में इस प्रकार जोड़ दिए जाते हैं तो इस प्रकार के प्रतिरोधकों के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोधक के रूप में यहाँ पर क्या हो सकता है? तो जनरली कोई यंत्र भी प्रतिरोधक का काम करता है। जैसे कि हो सकता है कि मैं यहाँ तीन अलग अलग पावर के, तीन अलग अलग क्षमताओं के बल्ब लगा दूं, यानी कि यहाँ एक 10 वॉट का बल्ब लगा दूं, यहाँ एक 50 वॉट का बल्ब लगा दूं, यहाँ पर एक 100 वॉट का बल्ब लगा दूं। तो ये तीनों बल्ब यहाँ पर तीन प्रतिरोधकों का कार्य करेंगे। तो ये कहलाता है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसी क्रम में R1 के पहले से लेकर R3 के बाद तक मैंने समांतर क्रम में वोल्ट मीटर भी लगा रखा है। वोल्ट मीटर हमें इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का वोल्टेज यानी कि विभवांतर प्राप्त करके देगा। यहाँ पर करंट अपनी यात्रा पूरी कर लेता है और इस प्रकार ये श्रेणी क्रम संयोजन पूर्ण होता है। इस चित्र को ध्यान से अवलोकन करने पर हम ये प्राप्त होता है, हम ये समझ पाते हैं कि जो श्रेणी क्रम होती है उसमें जो करंट होता है उसका तो एक निश्चित मान होता है, विद्युत धारा का तो एक निश्चित मान होता है। लेकिन यदि हमें वोल्टेज की मात्रा प्राप्त करनी है यानी कि वोल्टेज का मान ज्ञात करना है तो वोल्टेज का मान ये तो R1 के पहले और R3 के बाद का है यानी कि इस पूरे संयोजन का कुल विभवांतर है। किंतु यदि हम ये देखें कि यहाँ R1, R2 और R3 तीनों प्रतिरोधकों का मान अलग अलग है, यानी कि R1 कुछ ओम का होगा, R2 कुछ और ओम का होगा, यानी कि ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का हो सकता है, 4 ओम का है। तो चूंकि तीनों के प्रतिरोध अलग अलग है यानी कि तीनों के प्रतिरोधकों का मान अलग अलग है, इसलिए उनके सेपरेट खुद के अलग अलग विभवांतर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। और इस हेतु हमें वोल्ट मीटर को, एक तो हमने इस रूप में जोड़ दिया, इस हेतु हमें वोल्ट मीटर को तीन अलग अलग वोल्ट मीटर के रूप में समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधकों के साथ जोड़ना पड़ेगा, जिसे हम V1, V2 और V3 नाम दे सकते हैं। इस प्रकार हमें तीन वोल्ट मीटर्स को इस क्रम में इस रूप में जोड़ना है कि वो तीनों प्रतिरोधकों के साथ समांतर क्रम में जुड़ जाएं। अब हमें इसका एक डेरिवेशन करना है
जिससे हम श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र प्राप्त कर सके कि यदि 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके कुल प्रतिरोध को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है या किस सूत्र द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आइए इस सूत्र की अब हम विवेचना करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम था कि प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोधकों के निकाय का अर्थ होता है कि अगर कुछ प्रतिरोधकों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो उससे बनता है उनका निकाय, और उसका कुल प्रतिरोध क्या होता है यह हम इसमें जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लो कि हम प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम निकाय बना रहे हैं और उस स्थिति में प्रतिरोधकों का कुल प्रतिरोध क्या होगा यह पता करने के लिए हमें एक सूत्र बनाना है। और सूत्र बनाने के लिए आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। आप सभी ये जानते हैं, आप सभी ये समझते हैं कि इस सूत्र को बनाने के लिए हम ओम के नियम का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं ओम के नियम से हमें पता है कि V बराबर आई आर होता है, आई आर। अब इसे हम एक इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इससे V1 का मान प्राप्त करना चाहता हूं तो ये तो मुझे पता है कि पूरे के पूरे परिपथ में जो विद्युत धारा है उसके मान में कहीं पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो विद्युत धारा तो उसकी भी आई ही रहेगी। किंतु मुझे बताइए कि V1 जो है ये विभवांतर किस प्रतिरोध का विभवांतर है, R1 का। तो यहाँ R के स्थान पर क्या आ जाना चाहिए, R1। इसे हम समीकरण नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यदि मैं V2 का मान इसी प्रकार प्राप्त करना चाहता हूं तो निश्चित रूप से वह IR2 होगा, क्योंकि I तो पूरे परिपथ में एक समान है किंतु V2 के करस्पॉन्डिंग जो प्रतिरोध है वो R2 है, और इसकी जो समीकरण हो जाएगी वो समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। यदि इसी प्रकार मैं V3 का मान निकालना चाहूँ तो निश्चित रूप से आप ये बता देंगे कि वह IR3 होगा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब यदि मुझे इन चारों समीकरणों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है, मुझे मान लेते हैं कि कुल विभवांतर प्राप्त करना है। यदि मैं कुल विभवांतर प्राप्त करना चाहता हूँ तो कुल विभवांतर प्राप्त करने का अर्थ क्या हुआ कि मुझे V का मान ज्ञात करना है। इस पूरे परिपथ का कुल विभवांतर प्राप्त करना है तो वह V होगा, और वह V V1, V2 और V3 के मानों के योग के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ 3 तो प्रतिरोध हैं, तीनों का अपना अपना विभवांतर है। यदि हम इन तीनों के विभवांतर को जोड़ दें तो हमें कुल विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। तो कुल विभवांतर का सूत्र बना V1 धन V2 धन V3, यानी कि अगर इन तीनों छोटे छोटे विभवांतरों को जोड़ दिया जाए तो इस परिपथ का कुल विभवांतर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम थोड़ा इसके आगे बढ़ जाते हैं। यदि हमारे पास V का मान हो तो हम उसको यहाँ पर प्रतिस्थापित करते हैं, और क्या हमारे पास V का मान है तो हम V का मान यहाँ पर रख देते हैं, जो कि हो जाएगा IR। V1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, IR1। V2 का मान हमारे पास हो जाएगा IR2, और इसी प्रकार V3 का मान हो जाएगा हमारे पास IR3। इसी समीकरण को आगे इस तरफ में लिखता हूँ, IR में रिपीट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि I यहाँ और यहाँ तीनों स्थान पर है, तो हम I को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर सर्वप्रथम बचेगा R1, तत्पश्चात R2 और उसके बाद R3। आप ये पाएंगे कि ये I भी गुणा में है इस पूरे क्रम के साथ में, और ये I भी इस R के साथ में गुणा में है। अगर ये इधर पक्षांतरित किया जाए तो ये बटे में जाएगा और एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। हम इन्हें डायरेक्ट क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो हमें R का मान प्राप्त होता है R1 धन R2 धन R3। यही अभिष्ट सूत्र है। किंतु यदि R को, ये हमने इन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में व्यवस्थित किया है, और श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसका पहला लेटर S है, तो हम इसे R के साथ में RS से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ S फॉर सीरीज होगा, तो RS बराबर आपको मिलेगा R1 धन R2 धन R3। दो बातें काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसके बाद हम इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे और फिर पार्श्वक्रम संयोजन के भी सूत्र को निर्मित करेंगे। दो बातें हैं जो अति महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम तो ये कि R1, R2 और R3 तीनों का जो योग है वही RS के बराबर आया, तो इसका अर्थ ये निकला कि अगर 2 अथवा 2 से अधिक प्रतिरोध, हो सकता है 3 से भी ज़्यादा होते, 4 होते, 5 होते, 10 होते, 50 होते, जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, यदि हमें उनका कुल प्रतिरोध प्राप्त करना है तो उन प्रतिरोधकों का योग कर देना है। यदि हम उन प्रतिरोधकों के मानों का योग कर देते हैं तो हमें उस परिपथ का कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार सीधी सी बात है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों को जोड़ना है, उनके मानों को जोड़ना है, जिससे हमें कुल प्रतिरोध प्राप्त हो जाए। और दूसरी बात यहाँ पर याद रखने वाली ये है
कि सदैव याद रखना आप लोगों को, ये कई बारी आप लोगों को कॉन्सेप्ट के रूप में आंकिक प्रश्नों को हल करने में भी काम आएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर और विद्युत धारा में से क्या समान होते हैं और क्या अलग अलग होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि विद्युत धारा सदैव पूरे परिपथ में एक समान होती है, इसीलिए हमने सूत्र बनाते समय आई के मान को परिवर्तित नहीं किया था। और जो विभवांतर होता है उसके मान में परिवर्तन होता जाता है। जितने प्रतिरोध होते हैं उनका अपना स्वयं का एक नियत विभवांतर होता है, लेकिन सबका अलग अलग होता है। इसलिए याद रखिएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर यानी कि वोल्टेज अलग अलग होता है सभी प्रतिरोधकों का, जबकि पूरे परिपथ में एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इन बातों का आप लोग को विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि पार्श्व क्रम संयोजन यानी कि समांतर क्रम संयोजन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें यह बात जस्ट उल्टी हो जाएगी। श्रेणी क्रम से यहाँ विभवांतर अलग अलग है और विद्युत धारा एक समान है, वहाँ विद्युत धारा अलग अलग हो जाएगी जबकि विभवांतर एक समान हो जाएगा। तो ये था श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा सूत्र और उसका डेरिवेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन को। प्रतिरोधकों के समांतर क्रम संयोजन में तीन प्रतिरोधकों को यहाँ पर R1, R2 और R3 को इस प्रकार पार्श्व क्रम में संयोजित किया गया, यानी कि समांतरित क्रम में संयोजित किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये एक दूसरे के समांतरित रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। हमने जब वोल्टेज सोर्स से यानी कि विभवांतर के सोर्स से जब यहाँ पर एक विद्युत धारा को प्रवाहित करवाया कुंजी की सहायता से, यहाँ एक कुंजी हम बना देते हैं, तो कुंजी की सहायता से जब यहाँ से वोल्टेज के माध्यम से विद्युत धारा बहेगी तो इस बिंदु तक आते तक तो वो अपनी जगह ठीक रहेगी, किंतु यहाँ पर विद्युत धारा तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। चूँकि यहाँ विद्युत धारा में परिवर्तन हो गया, वो तीन हिस्सों में बढ़ चुकी है, इसीलिए विद्युत धारा के इन तीन मानों को हम लोग I1, I2 तथा I3 नाम दे देते हैं। इस वाले में बहने वाली विद्युत धारा I2 है, ऊपर जाने वाली विद्युत धारा I1 है और नीचे वाली विद्युत धारा I3 है। यानी कि तीन प्रतिरोधकों में जाने वाली विद्युत धारा के मान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। इस प्रकार ये अपने परिपथ को पूर्ण करके वापस एक जगह इकट्ठा होकर के और अपने परिपथ को पूर्ण कर लेती है। अब अगर हमें इसका सूत्र का निर्माण करना है, इसके सूत्र को निर्मित करना है, तो आइए हम इसकी भी शुरुआत कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। आप ये जानते हैं ओम के नियम से, पुनः हम इसमें ओम का ही नियम लगाएंगे। तो ओम के नियम से हम ये जानते हैं कि I बराबर V बटे R होता है। निश्चित रूप से अगर V बराबर I R है तो I बराबर V बटे R होगा, और इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार यदि मैं इससे I1 का मान निकालूं, पहले विद्युत धारा का मान निकालूं, तो वह होगा V बटे R1। क्यों? क्योंकि आप ये देख पा रहे होंगे कि तीनों का जो वोल्टेज है, तीनों का जो विभवांतर है वो एक समान है, इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक। तो जो कि यहाँ विभवांतर समान है और विद्युत धाराओं के मान में अंतर है, इसलिए हम यहाँ पर जो कॉमन चीज़ रहेगी वो वोल्टेज यानी कि विभवांतर रहेगा, और यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। यदि इसी प्रकार मैं I3 का मान निकालना चाहता हूँ तो वो होगा निश्चित रूप से V बटे I का मान I2 का मान R2, और यदि मैं I3 का मान निकालना चाहता हूँ तो वो V बटे R3 रहेगा। ये समीकरण नंबर 4 और इसके ऊपर वाली समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में भी ऐसी 4 समीकरणें बनाई थी और उनकी सहायता से उनको हल किया था। अब हम ये जानते हैं कि इस पूरे परिपथ के कुल विद्युत धारा का जो मान होगा, इस पूरे परिपथ में जो विद्युत धारा रहेगी उसका जो कुल मान रहेगा, यानी कि I, उस I का मान I1, I2 और I3 के योग के बराबर होगा। यदि मैं यहाँ पर I1, I2 और I3 का मान समीकरण 1, 2, 3, 4 से रखूँ तो मैं I की जगह पर रख सकता हूँ V बटे R, जबकि I1 की जगह पर V बटे R1, I2 की जगह पर V बटे R2 और I3 की जगह पर मैं V बटे R3 को रख सकता हूँ। इसके आगे का हम इस तरफ हल करते हैं। V बटे R अपनी जगह चल रहा है, बराबर ऊपर न्यूमरेटर में यानी कि अंश को अगर अपन देखें तो तीनों के जो V है उन्हें कॉमन लिया जा सकता है। तो उस अवस्था में इस V को अपन ने कॉमन ले लिया है, तो 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3 हमें ब्रैकेट के अंदर बच जाते हैं। यह V इस V से क्या हो जाएगा, कैंसिल। चाहे तो हम इस V के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो हमें ओवरऑल 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3 मिलता है। मैं इसी R को RP से प्रदर्शित कर सकता हूं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन पैरेलल यानी कि पार्श्व क्रम संयोजन है, इसीलिए हम इसे RP से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र बनता है 1 बटे R1, 1 बटे R2 और 1 बटे R3। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाए तो उनका कुल प्रतिरोध निकालने के लिए उसका जो व्युत्क्रम होता है, कुल प्रतिरोध तो RP है लेकिन उसका जो व्युत्क्रम होता है वो दिए गए प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम का योग होता है।
यानी कि जैसे श्रेणी क्रम में सीधे प्रतिरोधकों का योग था, ऐसे अब की बार मूल जो प्रतिरोध होगा, कुल जो प्रतिरोध होगा उस पूरे संयोजन का, उस कुल प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होगा वो दिए गए प्रतिरोधकों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन का सूत्र है जो हमने अभी यहाँ पर निर्मित किया है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम इन दोनों चीज़ों पर, इन दोनों सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए बच्चों, उदाहरण 12.7 को समझ लेते हैं। उदाहरण 12.7 हमें ये बता रहा है कि एक बल्ब और एक चालक प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों के अपने अपने प्रतिरोध हमें दिए गए हैं प्रश्न में। प्रतिरोधक, चालक प्रतिरोधक का जो प्रतिरोध है वो 4 ओम, जबकि बल्ब का जो प्रतिरोध है वो 20 ओम हमें प्रश्न में दिया गया है। और हमें विभवांतर, बैटरी से निकलने वाले वोल्टेज का जो मान है वो हमें 6 वोल्ट दिया गया है। अब हमसे इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है वो है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो हमें सबसे पहले परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, परिपथ का कुल प्रतिरोध। आप ये जानते ही हैं कि यह श्रेणी क्रम संयोजन है, इसलिए इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा यानी कि R, वह R1 और R2 के योग के बराबर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है वो प्रतिरोधकों को सीधे जोड़ करके निकाला जा सकता है। तो R1 का मान हमारे पास, मान लेते हैं कि R1 का मान हमारे पास 20 है, R2 का मान हमारे पास 4 है, तो R का जो मान निकलेगा वो हमको मिल जाएगा 24 ओम। ये इस परिपथ का कुल प्रतिरोध है, यानी कि उसके मान का उसका मान है। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा यानी कि I का मान यदि हमें पता करना है तो हम ये जानते हैं ओम के नियम से, यदि हमें पूरे परिपथ का कुल विभवांतर पता है, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध पता है, तो हम ओम के नियम से जानते हैं कि I बराबर होता है V/R। और V का मान हमारे पास प्रश्न में हमें पता है जो कितना है 6, और R का मान अभी हमने कुल प्रतिरोध अभी हमने पता किया है जो कितना है 24। तो 6 से इसको कैंसिल अपन कर देंगे तो 6 कम 6, 6 चौक 24। तो हमें I का जो मान प्राप्त होगा वो 1/4 प्राप्त होगा, यानी कि 0.25 एम्पियर। तो हमें इस परिपथ की कुल विद्युत धारा का मान प्राप्त हुआ 0.25 एम्पियर। तो ये हमारा दूसरा उत्तर हो गया। और अभी हमसे एक तीसरा प्रश्न और इसमें पूछा गया है, उसको हम यहाँ पर इस प्रकार हल कर लेते हैं। जो तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है वो है विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर को परिकलित करना है, यानी कि इन दोनों के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वो कितना कितना होगा, यानी कि हमें इसमें V1 तथा V2 का मान प्राप्त करना है। ध्यान दीजिए, यदि मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा दूँ तो उससे मुझे V1, और यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देने पर मुझे V2 का मान प्राप्त हो जाएगा। तो उन वोल्ट मीटर को मान लेके अपन इसको प्रैक्टिकली करते तो हम इन वोल्ट मीटर में मानों को देख लेते, किंतु अब यदि हमें हल करके निकालना है तो हम किस प्रकार निकालेंगे। आप जानते हैं कि V1 का जो सूत्र होता है वो होता है IR1। तो हम इसमें V1 का जो मान प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए I का मान हमने अभी प्राप्त किया है, कितना है 0.25। तो इस 0.25 में हम गुणा कर देंगे R1 के मान का। R1 का मान कितना है 20। तो इससे हमें बल्ब के सिरों पर विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। जब हम 0.25 का 25 में गुणा 20 का जब 0.25 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5.0। तो हमको V1 का मान प्राप्त होगा 5 वोल्ट। कितना प्राप्त होगा 5 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, अगर अपने को V2 का मान प्राप्त करना है तो उसका सूत्र होगा IR2, और V2 बराबर I का मान तो वापस से 0.25 होगा, और इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा किसका 4 का। जब इसमें 4 से गुणा करते हैं यानी कि R2 के मान से गुणा करते हैं तो हमें V2 का मान प्राप्त होता है 1.0, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1 वोल्ट। तो V2 का मान हमें 1 वोल्ट और V1 का मान हमें 5 वोल्ट प्राप्त होता है। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए, कुल प्रतिरोध जो है वो 6 वोल्ट है, और इंडिविजुअल प्रतिरोध जो है अपने अपने कुल विभवांतर 6 वोल्ट है। तो जो अपने अपने विभवांतर है उसमें से एक 5 वोल्ट का प्राप्त हुआ, एक 1 वोल्ट का प्राप्त हुआ। यदि हम इन्हें योग कर दे तो हमें परिपथ का कुल विभवांतर भी प्राप्त हो रहा है, मतलब हमारे मान बिल्कुल सही है। तो ये उदाहरण 12.7 का हल है। अब अपन 2 अंकिक प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं जो श्रेणी क्रम संयोजन पर आधारित है। सबसे पहला जो अंकिक प्रश्न है वो पेज नंबर 237 पर है हमारी किताब में। यहाँ 2 प्रश्न है। पहले प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं कि इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। हमें कहा जा रहा है कि किसी विद्युत परिपथ का व्यवस्था आरेख बनाइए, यानी कि हमें एक चित्र का निर्माण करना है जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, यानी कि 2-2 वोल्ट के 3 सेल हमें लगाने हैं और उसकी बैटरी को तैयार करना है इसी चित्र के अंदर।
और इसी में एक अपने को 5 ओम का प्रतिरोधक, एक 8 ओम का प्रतिरोधक और एक 12 ओम का प्रतिरोधक हमको इसमें लगाना है तथा एक प्लग कुंजी भी लगानी है और सभी को हमको श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो हम इसका जो चित्र का निर्माण करेंगे आंकिक प्रश्न नंबर 1 का, वो कुछ इस प्रकार होगा। सारे बच्चे ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले हमें एक बॉक्स का निर्माण कर देना है, क्योंकि यहाँ हमें श्रेणी क्रम बनाना है, इसलिए हम एक बॉक्स के रूप में इसको बनाएंगे। फिर यहाँ पर 3 गैप हमको बना देनी है, क्योंकि 3 प्रतिरोधक आपस में जुड़े हुए श्रेणी क्रम में। इन तीनों प्रतिरोधकों के मान हमें प्रश्न में दिए गए हैं। एक का मान 5, एक का मान 8 और एक का 12 ओम है। तो ये 5 ओम का पहला प्रतिरोधक, ये 8 ओम का दूसरा प्रतिरोधक और ये 12 ओम का तीसरा प्रतिरोधक हो जाएगा, जिन्हें हम R1, R2 और R3 द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक बैटरी है जो 3 सेलों द्वारा निर्मित है। याद रखिएगा, ये एक सेल का प्रदर्शन होता है, ये एक सेल है। यदि हम इसी में एक और जोड़ दें तो ये दूसरा सेल बनेगा, और यदि भी हम इसी में तीसरा सेल जोड़ दें तो ये 3 सेलों की बैटरी का निर्माण हो गया। इस बैटरी में 2-2 वोल्ट के 3 सेल है, तो इनका कुल विभवांतर हो जाएगा 6 वोल्ट। 2-2 वोल्ट के 3 सेल है तो इनका कुल विभवांतर हो जाएगा 6 वोल्ट। और ये एक बैटरी है, इसमें हमें प्लग कुंजी भी श्रेणी क्रम में ही जोड़नी है। तो इस प्रकार हम इसमें करंट को यानी कि विद्युत धारा का प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया अभिष्ट चित्र जो हमें इसमें बनाना था। तो ये हमारा पहले प्रश्न का हल है, पहले प्रश्न का उत्तर है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि प्रश्न नंबर 1, मैं प्रश्न नंबर 2 को अब पढ़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। ठीक है, हमने बना रखा है, हमको जरूरत नहीं इसको दोबारा खींचने की। इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। यानी कि हमसे कह रहे हैं कि हमें इसकी कुल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए एमीटर लगाना है, क्योंकि ये सभी श्रेणी क्रम में, और आप ये जानते हैं कि एमीटर को भी श्रेणी क्रम में ही लगाना होता है। तो हम यहाँ पर इसी श्रेणी में, श्रेणी क्रम में एक एमीटर का निर्माण कर देते हैं। तथा वे हमसे ये भी कह रहे हैं कि 12 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक का विभवांतर भी आपको पता करना है। तो हम इसके समांतर क्रम में एक वोल्ट मीटर भी जोड़ देते हैं, जिससे हमें V का मान प्राप्त होगा। अब चूंकि हमसे ये दोनों पूछे नहीं और ये पहले ही विभवांतर पूछा है, तो मैं इसे V1 द्वारा भी प्रदर्शित कर सकता हूं, क्योंकि V का मान तो 6 वोल्ट है, जो कि इस पूरे परिपथ का कुल विभवांतर है। तो हम इसे V1 से प्रदर्शित कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 12 ओम वाले प्रतिरोधक का विभवांतर होगा। अब हम इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता करनी है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर के पाठ्यांक हमसे पूछे गए हैं, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, और साथ ही साथ 12 ओम प्रतिरोधक का या प्रतिरोध के प्रतिरोधक का विभवांतर कितना होगा, यह भी हमें पता करना है। यानी कि एक तो हमें I का मान प्राप्त करना है इस परिपथ के लिए, और एक हमें प्राप्त करना है V1 का मान। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, इसको हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो हमें दिया है सबसे पहले विभवांतर, कुल विभवांतर, जिसे हम V से प्रदर्शित करेंगे। तो कुल विभवांतर हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट। हमें R1 प्रतिरोध जो है सबके अलग अलग, R1 का मान हमारे पास है 5 ओम, R2 का मान है हमारे पास 8 ओम और R3 का मान है हमारे पास 12 ओम। इतना हमें दिया हुआ है। अब हम कुल प्रतिरोध प्राप्त कर लेते हैं। कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए RS वाला यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन वाला हमें सूत्र लगाना है, जो होता है R1 धन R2 धन R3। तो यदि मुझे RS प्राप्त करना है तो वो उसको निकालने के लिए मैं 5 धन 8 धन 12 करूँगा। 12 और 8 20 और 5 25, तो मुझे कुल प्रतिरोध जो मिलेगा वो 25 ओम मिलेगा। तो इस पूरे परिपथ का जो कुल प्रतिरोध है वो 25 ओम है। ये हमने अभी प्राप्त कर लिया। हालांकि हमसे पूछा नहीं गया था ये कुल प्रतिरोध, लेकिन हमने इसको प्राप्त कर लिया। इसका कारण ये है कि हमें इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान प्राप्त करना है। तो अब मैं आपको हल करके बताता हूँ कि विद्युत धारा का मान किस प्रकार प्राप्त होगा। तो विद्युत धारा को प्रदर्शित किया जाता है I से, और ओम के नियम से उसका सूत्र होता है V/R। I बराबर क्या होता है V/R। I जो कि इस पूरे परिपथ की कुल विद्युत धारा है, उसका मान इस पूरे परिपथ के कुल विभवांतर को इस पूरे परिपथ के कुल प्रतिरोध से विभाजित करने पर प्राप्त होगा। कुल विभवांतर हमें प्राप्त था प्रश्न में ही पहले से ही, जिसका मान 6 वोल्ट था, जो हमें प्रश्न में ही प्राप्त था, किंतु हमारे पास कुल प्रतिरोध नहीं था, इसलिए हमने इस कुल प्रतिरोध को प्राप्त किया था। और इसलिए जब मैं 25 से 6 को भाग लगाता हूं तो मुझे I का मान प्राप्त होता है। मैं 25 से 6 को भाग दे सकता हूं। मान लेते हैं कि हम इसमें सबसे पहले 0 दशमलव लगाते हैं, ताकि यहाँ पर एक 0 लग जाए, हमें एक 0 मिल जाए।
और 25 गुना 50 से हम 2 बार इसको हल कर लेते हैं, जिससे बचेगा 10 और उसमें एक और 0 लगाएंगे तो लगभग 4 बार हमको पूरी तरीके से हल हो जाएगा। तो I का मान 0.24 एम्पियर हमको प्राप्त हो गया। ये इस परिपथ की कुल विद्युत धारा है। और अब हमें एक मान और प्राप्त करना है, हमें 12 ओम प्रतिरोधक का विभवांतर प्राप्त करना है, जिसे मैं V3 से प्रदर्शित कर देता हूँ। यहाँ हमने इसे V1 से दिखाया था, किंतु अब R3 का ये करस्पॉन्डिंग विभवांतर है, इसलिए हम इसको V3 से ही दिखाते हैं। तो V3 का सूत्र होगा IR3। अब निश्चित रूप से हमारे पास V3 का मान यदि हमें निकालना है तो I यानी कि इस परिपथ का कुल करंट यानी कि विद्युत धारा हमारे पास होनी चाहिए, जो कि हमें प्राप्त हो चुकी है 0.24। उसमें हम R3 के मान का गुणा कर देते हैं। R3 का मान हमें प्रश्न में पता है कि 12 ओम है। हम जब इसमें 12 ओम का 0.24 में गुणा करते हैं तो हमें 3 वोल्ट का वोल्टेज प्राप्त होता है। इस प्रकार यह अभिष्ट विभवांतर है, जो कि 12 ओम के प्रतिरोधक का विभवांतर है। ये सवाल यहाँ पर खत्म हुआ। समांतर क्रम पर आधारित जो सवाल हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।